तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो खबरें वापस से आ रही है कि हिंडनबर्ग वापस आ चुका है। हिंडनबर्ग ने वापस से एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसी नई रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने पब्लिश नहीं की है। जो पुरानी रिपोर्ट है उसी को थोड़ा अपडेट किया गया है कि अभी तक सेबी के तरफ से कोई भी अच्छा बयान देखने को नहीं मिला है उनकी पुरानी रिपोर्ट को लेके। अभी तक कोई भी क्लियरिटी दी नहीं गई है सेबी के मैनेजमेंट के द्वारा कि भाई सेबी चेयरमैन का क्या कनेक्शन है अडानी जी के साथ। यही सब अपडेटेड वर्जन में। तो पहले तो देखो मार्केट में कोई ख़ास रिएक्शन देखने को नहीं मिला था। तो हो सकता है अभी भी ज़्यादा कोई रिएक्शन देखने को ना मिले। ट्विटर पे आप लोग मैसेज देखेंगे तो आप लोग यही पाएंगे कि भाई लोग ज़्यादा इस दफ़े सीरियस ले नहीं रहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को। पहली बार ज़रूर सीरियस लिया था मगर इस बार तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। तो इसलिए हिंडनबर्ग की हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सिंपल हम लोग जो है मार्केट का एनालिसिस करेंगे। और अभी जीडीपी के नंबर आए हैं भाई। जो जीडीपी नंबर हैं वो 6.8 एंटिसिपेटेड थे मगर आ गए 6.7। तो ये भी कोई ख़ास ड्रॉप नहीं है, 0.1% का ड्रॉप है। मतलब मैं एक्सपेक्टेशन से बता रहा हूँ, 0.1% का ड्रॉप है। तो इसे भी कुछ खास मार्केट कंसीडर करने नहीं वाली। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मार्केट कंसीडर करने वाली है, उस पर मार्केट हमेशा से रिएक्ट करती है। तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए वीडियो पूरी देखना और ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, फ्राइडे के दिन एक डोजी कैंडल देखने को मिली है। फ्राइडे के दिन एक डोजी कैंडल देखने को मिली है, वो भी किसके साथ, हाई वॉल्यूम के साथ। आप लोग देखें यहाँ पर जो है बिल्कुल हाईएस्ट वॉल्यूम है। हाईएस्ट वॉल्यूम पिछले बहुत दिनों से जो वॉल्यूम चल रही थी उससे डबल वॉल्यूम देखने को मिली है। वो भी कौन सी कैंडल में, एक डोजी कैंडल में। भाई बताओ, एक डोजी कैंडल में इतनी हाई वॉल्यूम, ये कभी भी एक अच्छा साइन नहीं होता। खासकर टॉप पर, खासकर टॉप पर कभी भी एक अच्छा साइन नहीं होता कि इतनी हाई वॉल्यूम एक डोजी कैंडल में देखने को मिले, ठीक है। मगर क्या है भाई, फ्राइडे के दिन MSCI का एडजस्टमेंट था। तो इसलिए हम ये बोल नहीं सकते कि भाई ये जो वॉल्यूम आई है रिवर्सल के लिए ही आई है, ठीक है। साथ में फ्राइडे को क्या हुआ है, हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। आप लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि भाई यहाँ पे तो वीकली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो भाई इस डोजी का मतलब क्या हो सकता है, इस डोजी का मतलब क्या हो सकता है, क्या ये रिवर्सल देगी या फिर कंटिन्यूशन ही देगी। तो देखो मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाई MSCI का एडजस्टमेंट हुआ है इसलिए मैं इस वॉल्यूम को ज़्यादा कंसीडर नहीं कर पा रहा हूँ। वरना आपको याद होगा पिछली बारी जब डोजी बनी थी टॉप पे, तो मैंने टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दिया था कि डोजी बन रही है टॉप पे, वो भी रेड कैंडल। कभी भी अच्छा साइन नहीं होता। बुलिश कोई भी गलती से मत हो जाना यहाँ पे। और फिर आप लोग जानते हैं 3 दिन में ही 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल गया था। लेकिन इस बार क्योंकि भाई MSCI का एडजस्टमेंट है और वॉल्यूम भी हाई आई है तो रिवर्सल का साइन तो बनेगा। लेकिन 100% हम इस दफ़े नहीं कह सकते थे। वीकली क्लोजिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो इसलिए मैंने बोला आपको कि भाई ऑप्शन बाय तो मैं करके नहीं जा रहा हूँ, ऑप्शन सेल ही करके जा रहा हूँ। एग्रेसिव होके नहीं जा रहा, वरना एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन में क्रिएट करता, ठीक है। अब ये तो बात हो गई भाई डेली टाइम फ्रेम में जो डोजी बनी है, ये जो हाई वॉल्यूम बनी है इसकी, ठीक है। इसका भी मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि भाई अगर ये जो डोजी है इसके नीचे काम काज शुरू हो जाए तो एक बन सकता है सेलिंग का चांस। लेकिन जब तक ये डोजी का लो ब्रेक नहीं कर रहा, डोजी के लो के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा, तब तक कोई खास रिवर्सल का साइन देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मार्केट में वर्क करती हैं और मार्केट उस पर रिएक्शन देती है, ठीक है। आपको भाई मैंने जीडीपी के बारे में भी बता दिया, हिंडनबर्ग के बारे में बता दिया, इस डोजी के बारे में भी बता दिया, इस वॉल्यूम के बारे में भी बता दिया, जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको चाहिए थी ये वाली इन्फॉर्मेशन कि भाई डोजी, वॉल्यूम, जीडीपी और हिंडनबर्ग का क्या हो सकता है। ये सब मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया कि कुछ खास इनका दिख नहीं रहा। लेकिन अब मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना।
तो देखो यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलेगी, 2 देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको, रुको मैं मंथली टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, और ड्राइंग भी बंद कर देता हूँ। हाँ, अब आपको एक ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलेगी। ये ब्लू कलर की लाइन क्या है? रुको यार, ड्राइंग वापस ओपन हो गई। मैं यहाँ पे ज़्यादा ड्राइंग कर नहीं पाऊँगा, वरना ये जो मेरी ट्रेंड लाइंस और ये सब है ना, ये वापस से रीड्रॉ हो जाएंगी। तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है। तो इसका क्या रेलिवेंस है, ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं इतना क्यों बात कर रहा हूँ, इसका अब आपको रीज़न पता चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसने जब कोविड का फॉल आ रहा था, यार ये वापस शुरू हो गया अरे ड्राइंग, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्टमेंट करना आप लोग भी। तो जब कोविड का फॉल आ रहा था, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है आपकी, इसने निफ्टी को सपोर्ट दिया था, ठीक है, सपोर्ट दिया था, और निफ्टी ने अभी तक इसे कभी भी ब्रेक नहीं किया। आप लोग देख सकते हैं, कभी भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे जब 2008 का फाइनेंशियल क्रैश आया था, तब भी ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसने निफ्टी को सपोर्ट दिया था, तब भी सपोर्ट दिया था। आप देखें, जब से निफ्टी पैदा हुई है, तब से ही ये ब्लू कलर की लाइन निफ्टी को सपोर्ट देती आ रही है। इससे पहले तो भाई निफ्टी की कोई वैल्यू ही नहीं थी 2003 से पहले, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब एक शुरुआत ही हुई थी, मगर जब से निफ्टी ने थोड़ा सा रनअप दिखाया और डिप देना शुरू किया कि भाई हाँ एक डिप आ रहा, तब से ये जो ब्लू कलर की लाइन है कभी भी ब्रेक होती हुई नहीं दिखी है। और ये ब्लू कलर की लाइन है क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये 124 मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये 124 मूविंग एवरेज है, और 124 मूविंग एवरेज का भी हाई है, ठीक है, हाई, नॉर्मल नहीं है। जैसे होता है ना कि सिंपल मूविंग एवरेज हो जाती है, आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाती है, मगर ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है, इसका हाई है, ठीक है। अब हाई का मतलब क्या है कि जो भी 124 दिनों में हाई लगा है, जो भी 124 दिनों में हाई लगा है, उसका एवरेज, ठीक है, उसका एवरेज है ये मूविंग एवरेज, जो कि निफ्टी कभी भी ब्रेक नहीं करती, कभी भी, चाहे क्रैश आ जाए, वॉर आ जाए, कुछ भी हो जाए, बैंक डूब जाए, सब कुछ हो जाए, कभी भी ब्रेक नहीं करती है। तो इसलिए ये जो मूविंग एवरेज है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो अब इस मूविंग एवरेज से करें क्या भाई, ये तो 13,000 पे है, 13,000 पे तो नहीं आ रही निफ्टी की भाई 13,000 पे आ गई, तो मैं आपको बोल रहा हूँ भाई ये ब्रेक नहीं होती तो यहाँ बाय कर लो, या ये ब्रेक हो चुकी है तो अब निफ्टी कभी ऊपर जाने नहीं वाली, ठीक है। अब ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, तो मैं इस मूविंग एवरेज के बारे में इतना क्यों बात कर रहा हूँ। अब इसका रीज़न आपको जल्दी ही पता लगेगा। पहले अब मैं ड्राइंग को बंद कर देता हूँ। आप लोग जो है सिंपल ये जो मेजर का टूल है, इसे यूज़ कर सकते हैं और डिस्टेंस नाप सकते हैं कि जो निफ्टी है उसका हाई और ये जो मूविंग एवरेज है उसमें कितना डिस्टेंस है। तो आप लोग देखें, यहाँ पर लगभग 47.64 का डिस्टेंस है, ठीक है। निफ्टी का जो हाई चल रहा है, मंथली हाई, और ये जो मूविंग एवरेज है, इसमें 47.64% का डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं इस डिफरेंस से आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हो सकता है। 47.64, ठीक है, परसेंट का डिफरेंस है निफ्टी का जो हाई चल रहा है अभी और ये जो मूविंग एवरेज है इसमें, ठीक है। और मैं परसेंटेज में आपको क्यों बता रहा हूँ, पॉइंट्स में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि भाई अब निफ्टी की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अगर मैं पॉइंट में बताऊंगा तो पुराना डाटा और अभी का डाटा बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, इसलिए हमें परसेंटेज में देखना होगा। इसलिए आप परसेंटेज पे ध्यान रखना, नंबर्स पर नहीं। तो अभी निफ्टी का और ये जो मूविंग एवरेज है इसका डिफरेंस 47.64% का, ठीक है। अब हम ज़रा बात करते हैं भाई, जब 18,000 पर निफ्टी थी, ठीक है, जब 18,000 पर निफ्टी थी तब क्या हुआ, तब कितना डिस्टेंस था। आप लोग देख सकते हैं, यहीं से करेक्शन शुरू हुआ था 1 अक्टूबर 2021 से एक छोटा करेक्शन शुरू हुआ था। तो उसमें हम लोग देखते हैं भाई कितना डिस्टेंस था। तो आप लोग देखें लगभग 48.62% का डिफरेंस था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 48
ओहो, पता नहीं यार पेंसिल को क्या हो गया अब, रुको। 48.62% का डिफरेंस था। अभी क्या है 47.62 या 64 ऐसे ही कुछ था। और जब ये करेक्शन शुरू हुआ था तब कितना परसेंटेज का डिफरेंस था इस मूविंग एवरेज और निफ्टी का जो हाई है उसमें? 48.62% का। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा और भी पुराना डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ एक छोटा डिप देखने को मिला है, लगभग 10 से 15% का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इस मूविंग एवरेज और निफ्टी में कितना डिस्टेंस था, तो लगभग 40.8% का था। अब यहाँ पे तो एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला, तो यहाँ देख लेते हैं यहाँ कितना डिस्टेंस था। यहाँ लगभग 44.7 था। और देख लेते हैं आपका ये जो फाइनेंशियल क्रैश आया था 2008 में, उसमें कितना डिस्टेंस था। तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा था, 66% के आसपास। ठीक है, फाइनेंशियल क्रैश से पहले 66% का डिस्टेंस था मूविंग एवरेज और निफ्टी में। तो अभी हमें इस चीज़ से पता क्या चला है? हमें ये चीज़ पता चल रहा है कि भाई निफ्टी में जब जब 46% से ऊपर मूविंग एवरेज और निफ्टी का जो हाई चल रहा होता है मंथली, उसमें डिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, मूविंग एवरेज और जो निफ्टी का हाई चल रहा होता है उसमें डिस्टेंस बन जाता है, तो एक करेक्शन का टाइम आने वाला होता है, एक करेक्शन का टाइम आने वाला होता है। ठीक है, और उसी के साथ हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि है RSI। ठीक है, हमने RSI लगाया, RSI की वैल्यू क्या चल रही है? 81.92। ठीक है, 81.92। अब ज़रा हम पीछे का कुछ डाटा देख लेते हैं कि भाई RSI की वैल्यू जब जब 81 पॉइंट से ऊपर निकल जाती है तो होता क्या है। तो यहाँ पर हम सिंपल एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आराम से देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं भाई जब जब ये ट्रेंड लाइन को टच किया निफ्टी ने, जब जब इस ट्रेंड लाइन को टच किया निफ्टी ने, यहाँ पे टच कर लिया था लगभग 2014 में 3 नवंबर पर। ठीक है, 3 नवंबर 2014 पर निफ्टी ने 81.5 का जो RSI है वो टच कर लिया था। तो उसके बाद क्या देखने को मिला है आप लोग देखें, यहाँ पे 1-2 मंथ कंसोलिडेशन हुई, 1-2 मंथ कंसोलिडेशन हुई। एकदम ऐसा नहीं हो कि एकदम गिर गया, लेकिन आपको जो है थोड़े टाइम में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल गया, एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल गया। कितना करेक्शन देखने को मिला वो भी हम लोग देख लेते हैं। लगभग हमें 25% के करीब का करेक्शन देखने को मिल गया, 25% का। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं भाई कभी हुआ है ऐसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो RSI है वो 82 के भी ऊपर निकल गया। ठीक है, 82 के भी ऊपर निकल गया। ये जो फाइनेंशियल क्रैश है उससे पहले वो हुआ कि जो RSI है वो 82 के भी ऊपर निकल गया। ठीक है, 82 के भी ऊपर निकल गया। तो थोड़ा सा निफ्टी और ऊपर गया, लेकिन आपको क्या देखने को मिला? एक पूरा फाइनेंशियल क्रैश, और ये जो मूविंग एवरेज है इसके पास तक आ गया निफ्टी, इसके पास तक आ गया निफ्टी। तो इन सब डाटाओं से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई जो निफ्टी है वो जब भी ये जो मूविंग एवरेज है 124 का जो मूविंग एवरेज है, इससे जब भी 46% से ऊपर डिस्टेंस बना लेती है। ठीक है, 46% से ऊपर डिस्टेंस बना लेती है, और अगर RSI आपका जो है 81 के ऊपर निकल जाता है मंथली का, तो जो करेक्शन है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता है। करेक्शन बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता है, छोटा करेक्शन देखने को नहीं मिलता, एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। मिनिमम जो है 20% का, मिनिमम 20% का। और अगर RSI नहीं मानता, थोड़ा और ऊपर चला जाता है, निफ्टी अगर यहाँ से नहीं मानती 25,000 से और 27,000 28,000 चली जाती है,
तो करेक्शन भी फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। फिर ये मूविंग एवरेज भी हो सकता है टेस्ट होती हुई दिखे, जो कि अभी 13,000 पे चल रही है, तो हो सकता है तब तक 16,000 पहुँच जाए, ठीक है, तब तक 16,000 पहुँच जाए। तो इसका मतलब क्या कि आपको नीचे के रेट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। आप अगर समझ लो आपकी ये जो गाड़ी है वो निकल चुकी है इन्वेस्टमेंट की, आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मेरी तो गाड़ी निकल चुकी, निफ्टी तो रॉकेट बन चुकी, अब तो पता नहीं मुझे कभी चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको चांस मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे 2 साल बाद मिले, लेकिन ये जो नीचे के रेट हैं 18,000 के, ये आपको देखने को मिलेंगे, डाटा यही सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़िया रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पर आपको बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा सजेस्ट कर रहा है, आप खुद देख सकते हैं, ये डाटा सजेस्ट कर रहा है RSI का और मूविंग एवरेज का, कि जब जब निफ्टी का जो हाई है और मूविंग एवरेज में 46% का डिस्टेंस बन जाता है और RSI आपका 81 के ऊपर निकल जाता है मंथली का, तो आपको जो है काफ़ी जल्दी एक करेक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिले या फिर आपको एक अच्छा खासा शार्प करेक्शन देखने को मिले। आप लोगों ने खुद देख लिया कि भाई आपको जो है 18,000 का जब निफ्टी था, तो यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिला, ठीक है, 18,000 से 15,000 आ गया। और पहले भी जो है जब निफ्टी आपका यहाँ पे 2015 में भी एक टाइम वाइज और थोड़ा सा शार्प करेक्शन देखने को मिला, और उससे पहले क्या है 2008 में तो आपको फाइनेंशियल क्रैश ही देखने को मिल गया। तो मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा ही, अब वो हमें नहीं पता क्या आने वाला है, लेकिन डाटा यही सजेस्ट कर रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें, उसके लिए तैयार रहे। ये कोई जोन नहीं है जहाँ पे आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें, ये जोन ऐसा है कि यहाँ पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और बढ़िया रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें, रिस्की एसेट से जितना हो सके अपना डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे ये ना सोचें, फोमो में ना आए कि भाई मेरी ट्रेन छूट रही है, यहाँ पे ये सोचिए कि जो है उसे कैसे बचाया जाए, ठीक है। और ट्रेडर्स के लिए भी यही बताया जा रहा है कि भाई हो सकता है मार्केट और 2 महीने ऊपर रह जाए, हो सकता है और 2 महीने ऊपर रह जाए, लेकिन अब बहुत जल्दी आपको एक करेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो आपको जो है तैयार रहना है उस करेक्शन को अच्छे से प्ले करने के लिए। आपको जो है लॉन्ग टर्म ऑप्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि जब भी मार्केट में मंथली टाइम फ्रेम में चेंज देखने को मिलता है, मंथली टाइम फ्रेम में चेंज देखने को मिलता है, तो वीकली ऑप्शन आपको उतना रिटर्न नहीं देते जो जितना मंथली ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। आपको जो है दिसंबर के ऑप्शनों पे ध्यान देना है, आपको जो अगले साल का जो है जून के ऑप्शनों में ध्यान देना है, ठीक है। वो ऑप्शन आपको अच्छा खासा पैसा दिलवा सकते हैं। उन ऑप्शन में जब भी आपको एक अच्छा साइन मिले बाइंग का, तो आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ उन्हें ट्राई करना है। वीकली ऑप्शन तो देखो आपकी मर्ज़ी है, आपको प्ले करना है नहीं करना है, लेकिन जो बड़ा पैसा है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैसा है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, वो आपको मंथली ऑप्शन में ही मिल पाएगा। और मंथली वाले भी नहीं, लॉन्ग टर्म ऑप्शन, ठीक है, जो कि आपका दिसंबर के हैं और अगले साल के जून के हैं, उनको आपको देखना है। उनमें जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्राई करना है, क्योंकि विक्स आपको फ़ायदा दिलवाएगी, उसमें विक्स आपको फ़ायदा दिलवाएगी। आपको याद होगा जब निफ्टी जो है 3 दिन में 1000 पॉइंट गिरा था, तो जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन है उनमें कितना बड़ा रिटर्न मिला था, कितना बड़ा रिटर्न। और लॉन्ग टर्म ऑप्शन में क्या होता है, कम आपका रिस्क के साथ आपको बढ़िया रिटर्न मिलता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते थे, अब वो टाइम आ रहा है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, तब आपका पैसा बनेगा। मैं भी जो हूँ, आप जानते हैं, डेली ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, वीकली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, लेकिन अब कुछ टाइम में मैं भी थोड़ा थोड़ा अपना जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म ऑप्शन में शिफ्ट करता जाऊँगा। लॉन्ग टर्म ऑप्शन में जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसमें ट्राई ज़रूर करूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको जो है पहली बारी में ही सफलता मिल जाएगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अब समय आ रहा है कि अगर 2 से 3 बारी हमें लॉस भी मिल गया लॉन्ग टर्म ऑप्शन में, तो तीसरी या चौथी बारी इतना बढ़िया प्रॉफिट होगा कि सब कुछ रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखना वीडियो, लेकिन इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये
निफ्टी का जो 124 मूविंग एवरेज है, ये आज तक निफ्टी ने कभी ब्रेक नहीं किया और इसे काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।